तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि ये क्या होता है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे एक ब्रीफ आपको देता हूँ। टैरिफ जो होते हैं एक मॉनेटरी फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रेड को लेकर, और नॉन टैरिफ जो है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन होती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। टैरिफ के कई सारे टाइप्स हैं, उनके इफ़ेक्ट्स हैं। नॉन टैरिफ में इंपोर्ट कोटाज हैं, उनके टाइप और इफ़ेक्ट हैं, और अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टैरिफ पिक करते हैं। टैरिफ का शॉर्ट में बोलते हैं एक टैक्स है। एक टैक्स है ऐसा टैक्स जो इम्पोज करा गया जब इंटरनेशनल बेसिस पे गुड्स का ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज, ट्रेड, जो भी आप बोलना चाहें वो होगा। कुछ स्पेसिफिक टाइप के टैरिफ भी हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इन टैरिफ्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टैरिफ से गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाहती है। पहली बात तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। फिर आता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का प्रोटेक्शन और सपोर्ट उनके लिए। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो अपने को कंजर्व करने होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करे जा रहे हैं, डॉलर बाहर जा रहा है कंट्री से, तो वो गलत हो जाता है, तो वो नहीं करना। फिर आता है टू मेक डोमेस्टिक प्राइसेस कंपेरेटिव विद इंपोर्ट प्राइसेस, यानी कि ऐसा होता है कि मान लीजिए जो बाहर के गुड्स हैं, लेट से बाहर कोई टॉफ़ी मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया में टॉफ़ी बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो काफ़ी सस्ते में मैन्युफैक्चर करेगा। वो ऐसे मैन्युफैक्चर करेगा कि 2 रुपये की टॉफ़ी वो एक में बेच सके। जो इंडियन प्रोड्यूसर 2 रुपये में बनाता है और बेचता है, वो बाहर वाला 1 रुपये में बेच सके प्रॉफिट में लाके। तो वो नहीं करना, तो वो इंपोर्ट प्राइसेस में टैरिफ्स क्या करता है, उसमें एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऐड करता है, जिसकी वजह से उसका जो 1 रुपये का टॉफ़ी है वो 2 रुपये कॉस्ट है, 3 रुपये कॉस्ट है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे। फिर आता है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़, यानी कि अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसी को इतना इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है इंपोर्ट से, कि हम खुद को तो नीड सेटिस्फाई कर ही सके और उल्टा बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके। फिर आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट विद इन द कंट्री। अब क्या होगा कि आप टैरिफ किससे ले रहे हो, दूसरी कंट्री के टैरिफ ज़्यादा है, वो लोग यहाँ पे गुड्स नहीं बेच पा रहे, बट आपके डोमेस्टिक वाले जो हैं वो ज़्यादा बेच रहे हैं, तो क्या होगा, डोमेस्टिक वालों की ग्रोथ होगी, डोमेस्टिक वाले और भी ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने का सोचेंगे, प्लान करेंगे। फिर आता है टू प्रिवेंट द शॉर्टेजेस इन डोमेस्टिक मार्केट बाय इम्पोजिंग एक्सपोर्ट टैरिफ्स, यानी क्या होगा, आप डोमेस्टिक मार्केट में जो है एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाओगे, जिसकी वजह से जो मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है वो कम होएगी। मान लीजिए मैंगो का सीज़न है, हमारे काफ़ी सारे जो मैंगो है वो साउथ एशियन जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, हेवीली एक्सपोर्ट होते हैं। साउथ एशियन, सऊदी कंट्रीज़, कई, चलो एक बार साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो मैंगो का खुद का भी उनका प्लांटेशन है और अच्छा खासा है, पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के मैंगोज़ काफ़ी एक्सपोर्ट भी होते हैं। अभी मान लीजिए एक साल ऐसा आया जब मैंगो का जो आउटपुट आया है वो ख़राब आया है, तो बहुत ही लिमिटेड आउटपुट है, जिससे कंट्री की खुद की नीड्स जो है सेटिस्फाई पूरी नहीं हो पा रही सारी। बट लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा रेट मिल रहा है उनको उसी मैंगो का, कि मान लीजिए इंडिया में 1000 रुपया दर्जन है, बाहर उनको 2000 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर बेचेंगे। तो वो क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट इतना भारी टैरिफ लगा देगी कि उनको जो बाहर भेजने का कॉस्ट है वही कॉस्ट जो है 2000 3000 का खाली भेजने का कॉस्ट हो जाएगा। उनका प्रोडक्शन जो हुआ, जो उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किया, वो कॉस्ट तो अलग, तो बाहर शायद इसकी डिमांड गिर जाएगी, तो आप डोमेस्टिक मार्केट में ही वो मैंगो से नीड सेटिस्फाई कर सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। अभी मैं आपको ये जो 5 दे रखे हैं इनको यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा। हमारे पास 5 मेन जो तरीके के टैरिफ हैं, सबसे मेन है ये, एक स्पेसिफिक, एक एड वैलोरम, एक मिक्स्ड, एक कंपाउंड और एक टैरिफ कोटास। तो स्पेसिफिक से चालू करते हैं। स्पेसिफिक कहता है कि आप कितने भी क्वांटिटी मंगाओ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी वैल्यू की क्वांटिटी मंगाओ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप जितनी भी क्वांटिटी मंगा रहे हो, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स मंगा रहे हो, उस पर मेरे को एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। मान लीजिए 1000 यूनिट्स मैंने इंपोर्ट करे और मैंने बोल दिया कि हर यूनिट का 10 रुपया दो,
तो मेरा रेवेन्यू बन गया, या स्पेसिफिक टैरिफ जो बन गया वो बन गया 10,000 रुपये। फिर आता है एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ को क्वांटिटी से कुछ मतलब नहीं। उसने कहा आप 10,000 रुपये की एक चीज़ मंगाओ या 10,000 रुपये की 10,000 चीज़ें मंगाओ, 1 रुपये का है, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपने जितनी 10,000 रुपये में जितना भी आपका 10,000 रुपये का बिल बना है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज मेरे को दे दो। 10,000 रुपये का मंगाया तो मेरे को 10,000 का 10% दे दो, मैं खुश हूँ उसमें। तो वो ये हो गया। फिर आता है एक मिक्स टैरिफ आता है। मिक्स टैरिफ क्या बोलता है, इन दोनों दोनों कैलकुलेट करो, जो भी हायर होगा मेरे को वो दे दो। तो ठीक है, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हायर ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट और 10%। ठीक है, तो मैंने कितना इंपोर्ट करा, 1,000 यूनिट करे, क्या रेट पे, 200 रुपये के रेट पे। तो टोटल बिल 2 लाख का बिल हुआ मेरा। अब 10 रुपया पर यूनिट कितना आता है, 10,000, और 10% कितना आता है, 2 लाख 20,000, सॉरी 2 लाख का 10% 20,000, कौन सा ज़्यादा है, 20,000 ज़्यादा है, तो मिक्स टैरिफ 20,000 हो गया। कंपाउंड टैरिफ बोलता है कि मेरे को तो भाई दोनों भी चाहिए, स्पेसिफिक भी चाहिए और एड वैलोरम भी चाहिए। तो आप क्या करो, पहले भरो स्पेसिफिक 10 रुपया पर यूनिट, उसके बाद जो टोटल वैल्यू है उसका 10% भी भर दो। मतलब आपने 1,000 यूनिट मंगाए, उसका 10 रुपया यूनिट कितना बना, 10,000। 200 के रेट पे टोटल बिल 2 लाख का, उसका 10% 20,000, टोटल कितना हुआ आपका कंपाउंड टैरिफ, 30,000 रुपये। फिर आता है लास्ट हमारा जो मेन टाइप का टैरिफ है, वो है टैरिफ कोटास। हमारे पास कई सारे सब टैरिफ भी हैं, कई सारे दूसरे कैटेगरी के टैरिफ्स भी हैं, बट ये 5 जो हैं ये सबसे मेन टैरिफ्स हैं और सबसे कॉमन टैरिफ हैं। और ये मेजरली जो है इंपोर्ट्स पे ही लगता है, एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैरिफ्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो टैरिफ कोटास क्या कहता है, ये एक एग्जांपल है, ये अलग प्रोडक्ट के लिए या अलग क्वांटिटी के लिए वेरी हो सकता है। तो ये खाली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ। अब 200 यूनिट नो टैरिफ, आप 100 यूनिट तक मंगाओ कोई टैरिफ नहीं लगेगा। 100 से 500 के बीच में मंगाओ 5% लगेगा। 500 से ज़्यादा कुछ भी मंगाओ तो 10% लग जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने 1,000 यूनिट मंगाए 200 के रेट पे, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 100 यूनिट पे तो कुछ नहीं है, तो 100 इंटू 200 इंटू 0%, ज़ीरो। फिर बोला 100 से 500 यानी 400 यूनिट, 400 इंटू 200 इंटू 5% यानी कि 4,000 रुपये। फिर बोला 500 के ऊपर कितना भी, तो मैंने कितने मंगाए, 1,000, तो 500 से 1,000 कितने, 500 यूनिट, 500 इंटू 200 इंटू 10,000, तो टोटल मेरा जो टैरिफ कोटा बनता है वो कितना बनता है, 14,000 बनता है। तो ये आपके जो है स्पेसिफिक टैरिफ्स 5 कवर हो गए। और ये कैसे क्लासीफाई करे गए हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब किस बेसिस पे लगाया गया है वो। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है। एक तो रेवेन्यू टैरिफ, यानी कि गवर्नमेंट को अगर सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जो कि एक ऐसा हेफ्टी फिगर नहीं होता, बहुत बड़ा फिगर नहीं होता, बट बेसिक फिगर होता है ताकि ट्रेड जो है स्मूथली चलते रहे बट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिले। फिर एक आता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ प्राइमरली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और ये काफ़ी हाई होता है। ये काफ़ी हाई इसलिए होता है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन है वो प्रिवेंटेड रहे, वो बचा हुआ रहे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कंट्री में ग्रोथ करने का मौका मिले। और गवर्नमेंट साथ में इसको एडवांटेज पे लेके ये भी बोलता है कि हमने तो ट्रेड ओपन रखा है, आप ट्रेड कर सकते हो वो प्रोडक्ट, बट फिर आपको टैरिफ भरना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव टैरिफ, वो भले ही हाई होगा, बहुत हाई होगा। फिर आता है सोर्स ऑफ इम्पोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इम्पोर्ट मतलब में दो है, एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, एक डिस्क्रिमिनेटरी, और भी हैं, बट ये दो इम्पॉर्टेंट है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब आपकी कोई मान लीजिए एक फेवर्ड नेशन है, अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बना के रखने चाहिए, या मोदी जी ने अपने पहले 5 साल में इतना इंटरनेशनल ट्रैवल क्यों किया, ताकि रिलेशन बना के रखा जाए। रिलेशन बना के रखने से क्या होता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ है, जब उनके साथ आप ट्रेड करोगे, आप पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ नहीं लगेगा कि आपसे भेदभाव करके आप पे टैरिफ स्पेसिफिकली नहीं लगाया जाएगा। कि जैसे आज के टाइम में रेगुलेशन मैंडेट कर दिया है कि कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन लिखना ज़रूरी है।
तो अगर आप देखेंगे आपको अमेज़ॉन वगैरह पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि चाइना, प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन चाइना, प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन सॉरी, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन फिलीपींस एक्सेट्रा। ये सब आपको अलग अलग जगह दिख जाएगा। तो अगर तो ऐसा रहता है कि चाइना ओरिजिन है, क्योंकि अभी हम चाइना के साथ ऑलमोस्ट वॉर फेज में हैं, इफ़ नॉट कंप्लीट वॉर, हम फिर भी एक नॉट सो फ्रेंडली फेज में हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ मतलब फिर चाइना से ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट पे क्या रहेगा कि उन पे हम शायद से थोड़ा सा टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे। फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वांटिटी पे हो सकता है, प्राइस पे हो सकता है, बट वो फिर सिर्फ ये है कि सिर्फ चाइना पे ही है। इसको क्या टर्म दिया जाता है, डबल और मल्टीपल कॉलम टैरिफ। मतलब ऐसा नहीं कि पहला एक कॉलम 5% लगाया, 5% नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लगाया, ठीक है, तो सिंगल कॉलम टैरिफ। उसके बाद हमने बोला कि ये तो चाइना से आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो इधर एक और उस पर 5% लगाया, या मान लीजिए और 10% लगा दिए, तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डबल और मल्टीपल कॉलम टैरिफ। तो आप कितने भी लगा सकते हैं, बट वो क्या है, वो फिर कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, आप उसके साथ कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं। फिर आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टैरिफ। मैक्सिमम बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मिनिमम क्या होता है। मिनिमम वो है जो एक मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट होता है, WTO कंट्रीज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी है, उनके बीच में जो अग्रीमेंट किया गया है उसके बेसिस पे जो रेट लगा है वो मिनिमम टैरिफ हो गया, और उसी के बेसिस पे जो रेट लग सकता है वो मैक्सिमम टैरिफ हो गया। मतलब आप इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को मान लीजिए, अगर एग्जांपल के तौर पे WTO में 100 कंट्रीज़ हैं, तो आप उन 100 कंट्रीज़ के साथ ना वही रेंज में, वही मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में टैरिफ लगा सकते हैं। आप किसी से उसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उस अग्रीमेंट का पार्ट फॉर्म करते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि आप वो अग्रीमेंट तोड़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप WTO के मेंबर नहीं रहेंगे, आप पे इंक्वायरी बिठाई जाएगी आपकी कंट्री पे, आपका जो कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। फिर आता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। अभी आपने सुना होगा एक ग्रुप से कई सारे ग्रुप से हैं, जैसे कि नाफ्टा हो गया, बाफ्टा, EU हो गया, एशियन हो गया एक्सेट्रा, सार्क हो गया। तो ये सारे अलग अलग जो ट्रेड अग्रीमेंट्स है, ये प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर इंडिया ट्रेड करेगा तो इंडिया एशियन वाली कंट्रीज़ जो हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनके साथ ट्रेड करेगा। फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, नाफ्टा हो गया, उनके साथ जो इंटरनल ट्रेड्स होंगे उनके खुद के, तो वो एक रिड्यूस्ड प्राइस पे होंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड होता है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। अगर आप यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, आप मान लीजिए फ्रांस और स्पेन, आप दो कंट्रीज़ आप इसमें गुड्स कैरी ऑन कर रहे हैं, तो आप पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, कोई कोटा टैरिफ नहीं लगेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। इन EU के बीच में ऐसा अग्रीमेंट है। फिर एशियन में हो सकता है अलग अग्रीमेंट हो कि खाली 5% टैरिफ लगेगा, 2% लगेगा, नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, तो एक्सेट्रा। फिर आता है बेसिस ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन क्या है, मतलब आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे हो, तो सबसे पहला जो आता है रिटेलिएटरी टैरिफ, मतलब किसी ने आप पे लगाया तो आपने उन पे लगाया। ऐसा कि ये एग्जांपल दिया यहाँ पे कि USA ने कुछ टाइम पहले चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ लगाया, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी US के गुड्स पे 60 बिलियन डॉलर वर्थ की गुड्स हैं उस पर टैरिफ लगा दिया था। तो ये रिटेलिएटरी टैरिफ हो जाता है। फिर आता है काउंटरवेलिंग टैरिफ। काउंटरवेलिंग टैरिफ क्या करता है, वो जो सब्सिडीज़ दी जाती है वो सब्सिडीज़ का इफ़ेक्ट कम करने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए इंडिया में जो कोल बेस्ड प्रोडक्शन होता है, कोल बेस्ड प्रोडक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी दी कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 50% हम बेयर करेंगे, गवर्नमेंट बेयर करेगी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, सिर्फ कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। तो क्या होगा, इनकी कॉस्ट कम होगी, मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर सकते हैं, अब सेम बजट में ये लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर किया और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज में। अब मान लीजिए इन्होंने US में एक्सपोर्ट करा, US में जब बात पता चली कि इंडिया तो 50% फंडिंग इनकी करता, सब्सिडी देता है इनको, ये गलत बात है। इससे क्या होगा, हमारे वहाँ के जो कोल बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो US क्या करेगा, US इंडियन गुड्स पे उतने तक का टैरिफ लगा देगा जितना इनको सब्सिडी मिला है। मतलब अगर इनको 50% मिला तो वो सेम अमाउंट का जो US है टैरिफ लगा देगा इंडियन कोल बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे, और उनका इंपोर्ट जो है एट
करेक्ट प्राइस करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि जो वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए, यूएस को रेवेन्यू जनरेट हो जाए, यूएस को कहीं सब्सिडीज भी नहीं देनी पड़ेगी अपने डोमेस्टिक होल्डर्स को, वरना क्या होगा, इनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बोलेंगे कि इंडिया तो सब्सिडी दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे। तो बोलेंगे कि हम तो मैन्युफैक्चर हम मतलब हमने तुम्हारे लिए कंपटीशन एट पार कर दिया ना, तो तुमको टेंशन की बात ही नहीं है। फिर आता है एंटी डंपिंग टैरिफ। एंटी डंपिंग टैरिफ क्या बोलता है कि कोई कंट्री में मान लीजिए सस्ती क्वालिटी का माल है, जैसे कि चाइनीज़ स्टील जो है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अक्टूबर 2018 में इंडिया ने चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इम्पोज करी। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ स्टील जो है वो काफ़ी डंप किया जा रहा था। चाइनीज़ स्टील एक काफ़ी सस्ती क्वालिटी का नॉट सो गुड स्टील है जो यहाँ पे इंडिया में डंप कर रहा था। चाइना को वो काफ़ी अबंडेंस में प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, तो वो डंप कर रहे थे काफ़ी सस्ते रेट पे और लोग वही परचेस कर रहे थे, तो इसलिए इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स। यहाँ पे कई सारे इफेक्ट हैं, आप चाहे तो उसको ग्राफ बेसिस पे पढ़ सकते हैं या इंडिविजुअल पैराग्राफ बेसिस पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटेक्टिव टैरिफ जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लोकल प्रोड्यूस को सस्ता करने के लिए है, और जो इम्पोर्टेड प्रोड्यूसर्स को महंगा करने के लिए है। फिर आता है कंजम्पशन इफेक्ट। कंजम्पशन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है, डोमेस्टिकली कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है और बाहर का कम होता है। रेवेन्यू इफेक्ट, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, ये अच्छा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। टैरिफ रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं वो जब बाहर के गुड्स खरीदते हैं सस्ते में, तो एक इनकम इनक्वालिटी का गैप क्रिएट होता है, जो कि इस टैरिफ लगने के बाद वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होना चालू होता है और एक इनकम इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए देश में काम करता है। फिर आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। अब मैंने आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड पिछले 2-3 चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ाया, तो मैं ये पॉइंट वापस कवर नहीं कर रहा। कॉम्पिटिटिव इफेक्ट एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करने के लिए काम आता है। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इफेक्ट, ये इससे ही रिलेट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है कि अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज़ होगी और काफ़ी सारे रिपल इफेक्ट्स क्रिएट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हमारा एक पूरा चैप्टर है, मैं उसमें अच्छे से डिस्कस करूँगा। मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। आपकी कंट्री का बैलेंस शीट है एक तरह से, आपकी कंट्री में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे जो फाइनेंसेस आ रहे हैं और सब कुछ, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए टैरिफ्स लगाए जाते हैं ताकि आपके इम्पोर्ट्स जो है डिक्रीज़ हो जाए और एक्सपोर्ट्स जो है इंक्रीज़ हो जाए, जो आपकी कंट्री में ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लाएंगे और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फेवरेबल रहेगा। फिर हमारे पास आता है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंपोर्ट कोटास के बारे में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंपोर्ट कोटास क्या बोलता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पे फोकस करता है कि आप क्वांटिटी जो है उतनी ही आएगी या एक्स्ट्रा आएगी, या जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है। तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है टैरिफ कोटा। ये कहता है कि सिर्फ एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अगर वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी लाते हो तो टैरिफ का रेट जो है या तो ज़ीरो रहेगा विदाउट, या लोड रेट रहेगा। बट अगर उसके ऊपर आती है ना, तो हाई टैरिफ लगेगा, वेरी हाई टैरिफ। हमने ऊपर भी एक सिमिलर ऐसा ही पढ़ा था, तो वही है। फिर आता है यूनिलैटरल कोटा। यूनिलैटरल कोटास मतलब एक कंट्री इम्पोज करती है कि बिना किसी प्रायर नेगोशिएशन के अगर कोई कंट्री इम्पोज करती है यूनिलैटरल कोटा, यानी कि आप खाली एक कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो या सिर्फ इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना एक्सेट्रा, तो फिर वो एक WTO एग्रीमेंट का वायलेशन हो जाता है या कोटा लिमिट एक्सीड करती है। कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मैंने ऊपर बताया था आपको। फिर हमारे पास आता है बायलैटरल कोटाज। बायलैटरल कोटाज मतलब जो दो कंट्रीज़ दोनों पे साथ में इम्पोज करती हैं, जो कि एक तरह से यूनिलैटरल कोटास का रिटेलिएशन मूव है। यूनिलैटरल कोटास अगर आपने इम्पोज करे हैं तो उसके रिटेलिएशन में बायलैटरल कोटास आते हैं, या तो बायलैटरल कोटास कई बार म्यूचुअल कंसेंट से भी करे जाते हैं। दोनों कंट्रीज़ ने आपस में बैठ के एक डिसीजन पे आए कि अगर आप मान लीजिए वॉर पे हैं दो कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ की वॉर ख़त्म हो गई, बट पॉलिटिकली वॉर फिर चालू रहती है, भले ही फिज़िकल वॉर ना हो, आर्म्ड वॉर ना हो,
पॉलिटिकल वॉर्स चालू रहती हैं, तो उसमें पॉलिटिकल वॉर्स में एक अग्रीमेंट रीच किया जाएगा, बोला जाएगा कि हम दोनों जो है ये ट्रेड करेंगे, इतने ही वैल्यू पे करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे या नहीं ही करेंगे ट्रेड, तो वो बायलैटरल कोटाज का अग्रीमेंट बन जाता है। फिर आता है मिक्सिंग कोटाज। मिक्सिंग कोटाज क्या है? एक टाइप ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन रहे। ये क्या कहता है कि आप अगर आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए आपको गुड जैसे चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो डोमेस्टिकली भी मिलता है और इंटरनेशनली भी मिलता है, बट डोमेस्टिकली थोड़ा महंगा है। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, एक सर्टेन कोटा लगा देगी कि आपको इतना परसेंटेज जो है डोमेस्टिक यूज़ करना ही पड़ेगा। बोल देंगे कि 75% आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बाकी का आपको फ़ॉरेन लेना ही पड़ेगा। मतलब सॉरी, डोमेस्टिक इतना ही यूज़ करना पड़ेगा मिनिमम, उसके बाद आप फ़ॉरेन ले सकते हो, चाहो तो आप डोमेस्टिक में भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बोला गया है। फिर एक आता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम क्या है कि इंपोर्टर्स जो हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जो हैं, उनको कई सारे लाइसेंसेस के चक्कर में डाल दिया जाता है कि आप इतना ही आपको ये लाइसेंस लेना है, वो लाइसेंस लेना है, या कोई नया आना चाहता है उसको बोल दिया जाता है सिर्फ इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंसेस काफ़ी कम है, इंपोर्ट के लिए काफ़ी लाइसेंसेस आ गए, और वो लाइसेंसेस पे भी कंट्रोल रखा जाता है कि इतने ही लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फीस चार्ज करी जाएगी, इनका रिन्यू होगा लाइसेंस, नहीं होगा रिन्यू लाइसेंस। तो ये जब चीज़ें फॉलो होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लोग इंपोर्ट कम करना चाहेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहेंगे, एक्सपोर्टर्स का रेट जो है बढ़ जाएगा। फिर आता है इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटाज। इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटाज में सबसे पहले प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या बोलता है? अगर आप यहाँ ग्राफ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं समझेगा, मैं आपको बताता हूँ। प्राइस इफेक्ट बोलता है कि इंपोर्ट करने से आपके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस जो हैं बढ़ जाता है। एक बार चाहे तो मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ। पॉइंट एक्स, टोटल सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ कंट्री ए इज़ नाउ रिड्यूस। यानी कि क्या हुआ कि प्राइस इंपोर्ट कोटाज आने से जो इनके प्राइसेस है कमोडिटी एक्स के, वो रिड्यूस हो गए हैं एक कंट्री में, सॉरी टोटल सप्लाई कम हो गई है। और आप इकोनॉमिक्स का लॉ जानते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये प्राइस इफेक्ट इसलिए है कि उस कंट्री में डिमांड उतनी ही है बट सप्लाई कम है। फिर आता है प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन इफेक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन इफेक्ट आपको बोलता है कि जो आपका नेट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, डोमेस्टिकली इंक्रीज़ करता है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़। अगर आप फ़ॉरेन से माल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, आपको फिर भी डिमांड तो मीट करनी ही है, तो बोला जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, भाई तुम अपनी डिमांड इंक्रीज़ करो, तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट कंजम्पशन बेसिस के लिए है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। टर्म्स ऑफ ट्रेड मैंने पहले बताया है आपको। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है कि इम्पोर्ट कोटास जो हैं, जो वेज लेवल है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, कंज्यूमर लॉसेस हैं, उन सब पे काम करने की कोशिश करता है कि जित इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ताकि इनकम इनक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो। फिर हमारे पास आता है अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये आप ग्राफ छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स आता है हमारे पास। अदर नॉन टैरिफ में मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक में सब्सिडीज़ दे दी। जब डोमेस्टिक सब्सिडीज़ दी जाती हैं तो डोमेस्टिक यूज़र प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का, सस्ते में प्रोड्यूस करने का इंकरेजमेंट मिलता है। फिर वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। कई बार क्या होता है, आपके खुद की कंट्री में शॉर्टेज है गुड्स की और आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसलिए एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, उनको बोला जाता है कि इतना स्पेसिफिक प्रोपोर्शन आपको लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करना ही पड़ेगा, जिसे हमने ऊपर एक पढ़ा था यहाँ पे मिक्सिंग कोटाज में। फिर आता है प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। बोला जाता है ये पॉलिसी के अंडर कि आपको इतना जो प्रोड्यूस है वो लोकली सोर्स करना पड़ेगा, या इतना जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परचेज़ करना पड़ेगा। ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाली जाए ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी प्रोत्साहन करा जा सके। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, कैसे कि कई सारे बैरियर्स ऐसे आ जाते हैं कि लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैटेगरी में घुस ही ना पाए, उस पर्टिकुलर गुड्स का इंपोर्ट रुक जाए, एक्सपोर्ट रुक जाए। तो उसके लिए वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी सारी ले आएंगे एंट्री के लिए कि नए लोग एंटर ही नहीं कर पाएंगे, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेंटेन करना।
फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये कहते हैं कि आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, सीक्रेट्स, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉज बनाए जाते हैं ताकि इन पे कंट्रोल रखा जा सके। फिर एक्सचेंज कंट्रोल्स, यूजुअली फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल मूवमेंट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज, एफपीआईज एक्सेट्रा, उस पे उसको केटर करता है। वो भी आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड, ये बोलता है कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी मीट नहीं करे तो फिर वो नहीं आ पाएंगे। कि फॉर एग्जांपल बाइक के पार्ट्स होते हैं, बाइक के पार्ट्स हाई क्वालिटी नहीं हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो पार्ट्स मेल फंक्शंस कर सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि वो पार्ट्स को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक मीट करना चाहिए, और हर एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक नहीं। अगर आप 1 लाख यूनिट मंगा रहे हैं तो 1 लाख के 1 लाख यूनिट वो जो है वो स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए। और ऐसा नहीं कि लैंड करने के बाद, इंडिया में आने के बाद वो स्टैंडर्ड मीट होने चाहिए। वो टेक ऑफ से पहले वो जिस कंट्री से ओरिजिनेट हो रहे हैं वहीं से उनकी चेकिंग होनी चाहिए। वहाँ का जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो उसकी टेस्टिंग करेगा, फिर उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट हुए तो फिर वो वहाँ से आने देगा, वरना वो इंडिया में इंटर ही नहीं हो सकते वो डिफेक्टिव पार्ट्स। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है। अगर ये चैप्टर के लिए आपको बुक चाहिए तो बिना किसी मार्किंग, तो उसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये मार्किंग्स वाली बुक चाहिए तो उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आपको अगले चैप्टर में मिलता हूँ। थैंक यू।